नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, कर्नाटक के चुनाव संपन्न हुए और एग्जिट पोल्स भी आ गए। परसों 13 तारीख को फाइनल रिजल्ट्स आएंगे। एग्जिट पोल्स अपनी एक रोचकता लेकर आते हैं और कई बार निराश भी करते हैं, कई बार आशा भी बंधाते हैं। और बहुत बार देखा गया है कि एग्जिट पोल बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। जो उसके अंदर दर्शाया गया वैसा होता नहीं है एक्चुअल रिजल्ट्स के अंदर। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी, जो उनका एक सेट पैटर्न रहा है चुनाव के अंदर की बात, शुरुआत में वो विकास की करते हैं, लेकिन अंतिम दौर में आते आते जो उनका अपना एक विचार है धार्मिक उन्माद फैलाने का, हिंदू मुसलमान हो गया, मंदिर मस्जिद हो गया, शमशान कब्रिस्तान हो गया, हिजाब हो गया, और कर्नाटक में आ जाओ तो टीपू सुल्तान हो गया। अब तो बजरंग दल और बजरंग बली भी बहुत ज्यादा, एक तरह से क्या कहे, प्रमुखता से अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं, मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि बजरंग बली को इतना जोर शोर से कभी याद किया गया था जितना अब याद किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी को तो बजरंग बली बहुत याद आ रहे थे। उन्होंने तो आह्वान तक कर दिया था कि बटन दबाओ और जय बजरंग बली बोलो। लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी ऋण विहीनता फिर से जाहिर कर दी, और कई बार ऐसा लगता है कि नेत्रहीनता भी उन्होंने जाहिर कर दी है अपनी। मुझे ये शब्द उपयोग करने में कोई संशय नहीं है कि जो उनका चरित्र है, जो उनका इस टाइम जो कार्य रूप है, शायद वो इन शब्दों को अब डिजर्व करते हैं। और उनसे कुछ उम्मीद करना कि वो किसी को रोक पाएंगे, प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को रोक पाए कि वो इन शब्दों का इस्तेमाल ना करें, तो वो उनके अंदर नैतिक साहस ही नहीं बचा है। वो लोग जिनको रात को रिजाइन करवाया जाता है, 12 घंटे के अंदर सुबह ऑर्डर निकाल के जिनको चुनाव आयुक्त वहां पर पत्र दे दिया जाता है नियुक्ति का, तो वो व्यक्ति कैसे अपने जिले इलाही के सामने या आका के सामने कोई प्रश्न कर सकते हैं। और वैसे भी मोदी जी ने प्रश्न करने की इजाजत तो किसी को भी नहीं दी है। चुनाव आयोग तो बहुत छोटी चीज है। लेकिन धार्मिक उन्माद इस स्तर तक बढ़ेगा जो हमने इस पर्टिकुलर चुनाव में देखा है, जहां खुले आम उल्लंघन किया जाता है चुनाव संहिता का, तो शायद एक नया पैराडाइम सेट हो रहा है। पर कर्नाटक के जो फाइनल परिणाम आएंगे, मैं ये समझ के चलता हूं, या तो वो भारतीय जनता पार्टी के इस धार्मिक उन्माद पर लगाम लगा देंगे और उनको एक इंट्रोस्पेक्शन के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन वो होता नजर नहीं आ रहा है। और एक पॉसिबिलिटी है कि उनका ये धर्म का जो चक्र है, खास तौर से अधर्मी चक्र कहूंगा इसको मैं, वो शायद और तीव्र गति से घूमना शुरू होगा, और पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवीकरण जो है और तीव्र गति से करेंगे, ताकि अगर उनको लगता है कि यहाँ पर कुछ कसर रह गई है तो पूरा का पूरा कम्युनिटी कैसे डिवाइड किया जाए, उसके लिए और कोशिशें वो उनकी जारी रहेंगी। आज वैसे सुप्रीम कोर्ट ने, मैं आपको सूचना दे दूं दर्शक मित्रों, एक जजमेंट आया है दिल्ली के ऊपर, जहां पर वो दिल्ली सरकार के पक्ष में गया है। और बहुत सारे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट ने, मैं लाइव देख रहा था उनकी अदालत से, जो आजकल तो लाइव आता है जजमेंट्स भी, कि दिल्ली सरकार के पक्ष में बहुत सारे फैसले गए हैं। और एलजी की जो मनमानियां हैं उसको कर्टेल करने में उनको मदद मिलेगी। महाराष्ट्र का जजमेंट अवेटेड था, लेकिन शायद शिंदे सरकार को एक राहत की खबर ये है कि और बड़ी बेंच को अब ये मामला सौंप दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की। तो अब कुछ महीने तक हम ये इस फैसले की उम्मीद ना करें, वरना हो सकता था कि आज शायद शिंदे साहब की पारी भी समाप्त हो जाती। अब उनको एक किस्म से एक्सटेंशन और मिल गई है। इन्हीं विषयों के ऊपर कर्नाटक के परिणाम जो आएंगे या एग्जिट पोल्स जो आए हैं, जो संभावनाएं हैं, हमारे साथ एक प्रबुद्ध पैनल मौजूद है। हिमाचल से अधीर रोहल साहब, जो वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, सर आपका स्वागत है। और धन्यवाद, नमस्कार। ऑफ इंडिया नेहा शुक्ला, असिस्टेंट एडिटर जस्ट टीवी, जो कि इंडियन डायस्पोरा को अमेरिकन कॉन्टिनेंट और बाकी जगह पर डील करते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोहल साहब, आप काफी दिनों बाद आज हमारे चैनल पे आए हैं। बीच में आपकी व्यस्तता बढ़ गई थी, शायद आप कहीं ऐसी जगह कार्यरत थे जहां से आप जुड़ नहीं पाते थे, तो आप वापस आए, तो आपका फिर से स्वागत है और हमें खुशी है। कर्नाटक ने, मुझे लगता है कि अ, मेरी नजर में एक पैराडाइम शिफ्ट है भारत की राजनीति का, अगर होता है तो। और शायद दक्षिण का जो गेटवे है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो
उसकी उम्मीदें थी, उस गेटवे से और आगे जाने की उसको धक्का लगा है। आप पूरे परिदृश्य को किस रूप में देखते हैं? और उनके धार्मिक उन्माद की जो खबरें हैं, जो सारे के सारे आपने देखे हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं? आपकी टिप्पणी। जी। जैसा हम जानते हैं कि कर्नाटक का अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं कि कर्नाटक जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है कर्नाटक में, ऐसा नहीं है कि पिछले 5 7 10 सालों में उसका एक प्रादुर्भाव वहां पर हुआ है। हम जानते हैं कि 2004 के चुनावों से लेकर और पिछले मतलब लगभग 2 दशकों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपना एक अच्छा मैंडेट कम से कम लोकसभा चुनाव में लेकर आती रही है। 2004 के चुनाव में भी जब यूपीए की सरकार बनती है तो 18 सीटें वो लेकर 16 सीटें लेकर आए थे। तो 16 18 इनके बीच चलता रहा। 2019 में उन्हें 26 सीटें मिलती हैं। साथ ही साथ फिर जो जिस तरह से कर्नाटक में इस देश में पहली बार जो ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ था वो हम सभी को याद है कि 2018 में कर्नाटक से उसकी शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद चलिए वहां पर उनकी सरकार बनी, फिर उन्हें मुख्यमंत्री बदलने पड़े और सारी जो परिस्थितियां रही, तो कर्नाटक जो था एक तरह से दोबारा से अब जब चुनावी मूड में गया है, चुनावी समर में जाता है, तो हमने देखा कि पहले जो वहां की नब्ज थी उसको भांपते हुए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी को उतारने से डर रही थी कि कहीं इनके ऊपर दोबारा से एक वो इनके ऊपर दाग ना लगे। लेकिन मोदी साहब जो है वो कहाँ रुकने वाले हैं चुनावों से, और जो चुनावी उन्हें एक मजा आता है चुनाव में उतरने का, तो मोदी साहब चुनाव में उतर जाते हैं। और मोदी साहब जब चुनाव में उतरते हैं तो हम सब ने देखा कि पहले शुरुआती दौर में हल्का हल्का वो विकास को छूते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक का असली मूड पता चलता है, जो वहां की परिस्थितियां थी कि 5 साल किस तरह एक भ्रष्ट सरकार वहां पर चलती रही, और जो लिंगायत वहां के मठ थे, वहां तक के जो धार्मिक संस्थान थे, उन्होंने तक कहा कि यहाँ पर हमसे 10% जो कमीशन है वो वसूली जा रही है, 30% तो हम देते ही हैं जो हमें सरकार से अनुदान मिलता है। तो सारी चीजें जब उनके खिलाफ ये परिस्थितियां होने लगी, तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो चरित्र पिछले 75 वर्षों से 100 वर्षों से है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने असली चरित्र पर, और जो एक मुखौटा वो लगाकर रखते हैं विकास का, कि विकास है देश में, हम ये करेंगे, इतना रोजगार देंगे, उसको उस मुखौटे को उतार कर आखिर में जो एक कहना नहीं चाहिए कि एक विलेन जो अपने असली उस पे आता है, तो वो चेहरा वो अपना सामने लेकर आए। और शुरुआत बात लव जिहाद से होती है, कहीं टीपू सुल्तान बीच में आते हैं, फिर वो अपना दुखड़ा रोने के लिए जो विक्टिम कार्ड नरेंद्र मोदी खेलते हैं। मुझे तो दिनेश जी हैरानी होती है कि पूरी पार्टी ये कहती है कि विश्व का सबसे ताकतवर नेता है ये, और वही ताकतवर नेता हर कहीं रोने लग जाता है कि मुझे गालियां दी जाती हैं, मैं इस तरह से पीड़ित हूँ, मैं इस तरह से ओबीसी हूँ, मैं इतना दुखी आदमी हूँ, ये करता हूँ। तो इतना ताकतवर आदमी, तो इनका असली चरित्र वही सामने आ जाता है कि इनकी एक नहीं कई चेहरे हैं। ये अपने मतलब के लिए कोई भी चेहरा लगा लेंगे, जो हमने कर्नाटक में देखा। और आखिर में आते आते जिस तरह से ये अपने असली चेहरे पे, जो आरएसएस इनकी जो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जहां से इन सभी का एक उदय हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, तो अपने असली चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी वहां पर आई कर्नाटक में, और बजरंग बली और जो सारे फिर जो सारी चीजें हमने देखी, जो एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की। लेकिन आपने, हम सभी जानते हैं और आपने अभी जिक्र भी किया कि जो हमारा चुनाव आयोग है, हम सभी को याद है, आपको याद होगा कि जिस दौर में हम 90 के दशक में दूरदर्शन पर ही डिपेंडेंट होते थे, तो उस दौर में चाहे अमिताभ हो या शत्रुघ्न सिन्हा हो, सुनील दत्त साहब हो, जब वो चुनाव लड़ते थे तो उनकी फिल्मों के प्रसारण और उनके गानों के चित्रहार में दिखाने तक भी रोक होती थी। चुनाव आयोग इस सख्ती से काम करता था। लेकिन हमारा चुनाव आयोग, फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि महाराष्ट्र में बाल ठाकरे जैसे नेता को 6 साल के लिए वोट डालने के लिए चुनाव आयोग ने ही प्रतिबंधित किया था, क्योंकि एक चुनावी रैली में उन्होंने एक धार्मिक स्लोगन का सहारा अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किया था। लेकिन आज का चुनाव आयोग, अगर कोई भी हमारा प्रधानमंत्री तक
सबसे पहले गरिमा तो प्रधानमंत्री को ये रखनी चाहिए थी कि वहां पर ऐसी बात ना कहते, कि कम से कम उसके बाद जो उनके बाद भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस देश के आखिरी प्रधानमंत्री नहीं है, ये हम सभी को याद रखना है, और ये उनकी पार्टी को भी याद रखना होगा कि अगर उसके बावजूद आने वाली नस्लें याद करेंगी एक ऐसे प्रधानमंत्री को कि उन्होंने प्रधानमंत्री की चेयर को कलंकित किया है चुनावी रैलियों से लेकर कई जगहों पर। इस बार भी प्रधानमंत्री ने वही बजरंगबली का सहारा लिया, लेकिन हमारा चुनाव आयोग बिल्कुल उसी तरह से मूक बना रहा जो उससे अपेक्षा थी। बाद में कुछ नोटिस वगैरह जारी हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई इस तरह की पहल अभी तक होती दिख नहीं रही, ना ही आगे होगी। खैर, ये सारी चीजें होती हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पे आई वो उसका अपना असली रूप था। हम एग्जिट पोल पर भी ना जाएं, लेकिन आप मुंबई में हैं और जो कर्नाटक में हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनसे भी बात हुई है, तो कर्नाटक का जो एक मूड 1-1.5 महीने पहले नहीं, 6-8 महीने, साल भर पहले से बन गया था, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में देखा। कल पूरे दिन पर हमने देखा कि जब सुबह 8 बजे मतदान शुरू होता है, तो जब हमारे जो ये नोएडा के चैनल है, गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी थी चुनावी प्रक्रिया को दिखाना, तो लाइनों में लगे लोगों से जब वो बात करने लगे, उनके रिपोर्टर्स वहां से, तो लाइनों में लगे लोगों ने वहां से एक मुद्दा दिया, बेरोजगारी है, महंगाई है, सिलेंडर्स हैं, सारे मसले जो बुनियादी मसले थे लोगों के। कहीं किसी आदमी ने बजरंगबली का नाम नहीं लिया कि हम उस पर वोट डालने जा रहे हैं। तो कर्नाटक से जब वो मुद्दे सामने आने लगे, तो 11 साढ़े 11 बजे के बाद हमारे जो नोएडा के चैनल्स हैं, इन चैनलों ने सारी वो वहां से कवरेज हटाकर, पूरी लाइव रिपोर्टिंग हटाकर हमें पाकिस्तान की तरफ ले गए, जहां से हमारा कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, वहां से जो खबरें हैं वो हमें मिलनी चाहिए, लेकिन कर्नाटक चुनाव जो पिछले 1.5 महीने से हमारे चैनल्स भी जिस तरह से पूरा मोदी में हुए थे, हर चीज मोदी की रैलियां दिखा रहे थे, तो मोदी जी की जब कल असली परीक्षा थी उस समय वहां से हट गए। तो ये जो सारा एक धार्मिक उन्माद हमारे नेताओं ने फैलाया वहां पर जिस तरह से, और उसके बाद उसको पूरी तरह से पब्लिसाइज हमारे चैनलों ने किया, चुनाव आयोग चुप रहा, तो हमने एक त्रासदी कर्नाटक चुनाव में देखी है। जी,